हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में बायोकॉन लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए हम पाइथ्रोस की स्कोर की मदद लेंगे और ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पर करने जा रहे हैं। यदि आप पाइथ्रोस की स्कोर के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। जहां तक पाइथ्रोस की स्कोर की बात है, ये प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की और आज दुनिया के ज़्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट इसका यूज़ करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनी को क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए पॉइंट्स मिलते हैं, और यदि कोई कंपनी कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाती है तो वहां उसे 0 पॉइंट मिलता है। इस प्रकार से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स हासिल कर सकती है, क्योंकि इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं। और जो कंपनियां 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव कर पाती हैं वो कंपनियां एक अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। वहीं जो कंपनियां 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। हालांकि जो कंपनियां 0, 1, 2 या 3 का ही स्कोर अचीव कर पाती हैं वो पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं, और हमें उन कंपनियों में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं और इन 3 कैटेगरीज में 9 क्राइटेरिया होते हैं। जो कैटेगरीज हैं वो है प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। हम इनको 3 राउंड में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्रे एरियाज वाला एक कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। हम उसमें डिस्कस करेंगे कि कहां पर कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती थी और कौन कौन से वो ग्रे एरियाज रहे हैं कंपनी का जिसकी वजह से उसका फंडामेंटल स्कोर कम रहा है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी वाले कैटेगरी से पहले राउंड में, और इस राउंड में है 4 क्राइटेरिया। आइए देखते हैं कौन कौन से वो 4 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम, यानी हमें ये देखना है कि कंपनी की जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव है या नहीं। यदि कंपनी की इनकम पॉजिटिव होगी तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि मार्च 2020 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 899.80 करोड़ की नेट इनकम जनरेट की है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। फर्स्ट कॉलम 2020 का है और इस कॉलम में आप देख रहे हैं कंपनी ने एक 899.80 करोड़ की इनकम जनरेट की है, और इस प्रकार से कंपनी को यहाँ पर हम देंगे पूरा 1 पॉइंट। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया को, जो है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव रहा है इस साल या नहीं। तो यहाँ पर हमने कंपनी के डाटा से चेक किया और हमने देखा कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो 5.18% है, जो कि एक पॉजिटिव फिगर है, और यहाँ पर कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है और हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। और अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में, जो कि है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो पॉजिटिव रहा है या नहीं। यदि पॉजिटिव होगा तो कंपनी को 1 और पॉइंट मिलेगा। तो हमने यहाँ पर चेक किया कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो 1283.10 करोड़ है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। तो ये मिलियंस में था, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी को 1 पॉइंट और मिलता है। यहाँ पर 1 पॉइंट और हमने दिया कंपनी को। अब जो हमारा चौथा क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इन द सेंस कि ये कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम, यानी अभी जो हमने थर्ड कैटेगरी में पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा वो पॉजिटिव नेट इनकम जो फर्स्ट क्राइटेरिया में देखा था उससे ज्यादा होना चाहिए। तो हमें दोनों को कंपेयर करना है और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ज्यादा होना चाहिए नेट इनकम से। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो 1283 करोड़ है, जबकि जो नेट इनकम है वो 899 करोड़ है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली इसका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो ज्यादा है, और इस प्रकार से कंपनी ने इस क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर लिया है। तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है, और इस प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को 4 में से 4 पॉइंट्स
मिल जाते हैं। बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और फर्स्ट राउंड में, प्रॉफिटेबिलिटी राउंड में, कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है 4। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अपने दूसरे राउंड को, जो कि है लीवरेज और लिक्विडिटी का राउंड, जिसमें 3 क्राइटेरिया है। आइए देखते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्राइटेरिया है वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप वर्ड देख रहे हैं लोअर। अभी आगे के जो भी हम क्राइटेरिया देखेंगे वहां पर हम देखेंगे कि लोअर और हायर वर्ड का यूज किया गया है। इसका मतलब है हमें इन जो फिगर्स हैं उनको लास्ट ईयर के यानी प्रीवियस ईयर के डाटा से कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम कंपेयर करेंगे इस साल के लॉन्ग टर्म डेब्ट को पिछले साल के लॉन्ग टर्म डेब्ट से, और वो कम होना चाहिए, यानी कंपनी को अपनी लीवरेज पोजीशन सुधारनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि क्या लीवरेज पोजीशन कंपनी ने कम की है या नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि लास्ट टाइम जो इनका प्रीवियस ईयर में 2019 में 0.30 था डेब्ट इक्विटी रेशो, जो कि अब कम हो गया है, और डेब्ट टू इक्विटी अब इनका हो गया है 0.28। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कंपनी ने एक इम्प्रूवमेंट किया है इस फील्ड में और कंपनी को मिलते हैं 1 पॉइंट। यहाँ पर हमने कंपनी को 1 पॉइंट दिया। और आगे जो दूसरी क्राइटेरिया है वो है हायर करंट रेशो इन करंट ईयर। ये करंट रेशो का मतलब होता है लिक्विडिटी। हमें ये चेक करना है कि कंपनी ने अपनी लिक्विडिटी बढ़ाई है या नहीं, यानी लिक्विडिटी की पोजीशन कंपनी की इंप्रूव हुई है नहीं हुई है करंट ईयर में। तो हमें इसको भी प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, दोनों साल के फिगर्स को हम यहाँ देख रहे हैं। तो हमने देखा है कि जो करंट रेशियो था लास्ट ईयर वो था 1.59, और मार्च 2020 वाले ईयर में यानी करंट ईयर में ये हो गया है 1.33, यानी कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो कम हुई है, करंट रेशियो कम हुआ है, और इस प्रकार से कंपनी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाई है। तो हम यहाँ पर कंपनी को 0 पॉइंट देंगे। तो हमने कंपनी को यहाँ पर 0 पॉइंट दिया। अभी तक हमने देखा कि कंपनी ने 2 में से 1 पॉइंट हासिल किया है लीवरेज और लिक्विडिटी वाली कैटेगरी में। और अब जो तीसरी क्राइटेरिया है वो है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। शेयर डाइल्यूशन का मतलब फ्रेंड्स होता है कि यदि कंपनी ड्यूरिंग द ईयर कोई नया इक्विटी शेयर इशू करती है, इसका मतलब होता है कि उसने अपने इक्विटी शेयर्स को डाइल्यूट किया है। तो हमें चेक करना है कि क्या कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। यदि ऐसा होगा तो कंपनी को 0 पॉइंट मिलेगा। तो हमने यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट में जाकर के इनका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखा, और हमने देखा कि कंपनी ने अपने सब्सिडरी कंपनी के लिए इक्विटी शेयर्स इशू किए थे, और उसकी वजह से हम यहाँ पर कंपनी को कहेंगे कि कंपनी ने अपनी इक्विटी को डाइल्यूट किया है और कंपनी को किसी भी तरह का कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कंपनी को मिलता है 0 पॉइंट, और लीवरेज और लिक्विडिटी वाली कैटेगरी में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। और इस प्रकार से हमारा दूसरा राउंड खत्म हुआ। दूसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और कंपनी का स्कोर हो जाता है 5। अब तक हमारे 2 राउंड्स हो चुके हैं फ्रेंड। अब हम आते हैं अपने तीसरे राउंड में, जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट राउंड होता है। इसमें 2 क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनी के फ्यूचर के लिए भी और साथ में कंपनी के प्रेजेंट के लिए भी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी कंपनी की बढ़नी चाहिए, तभी कंपनी का फ्यूचर सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कंपनी का पहला क्राइटेरिया है वो है हायर ग्रॉस मार्जिन। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो इम्प्रूव होना चाहिए पिछले साल की अपेक्षा। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, और हमने ये चेक किया कि लास्ट ईयर जो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो था 27.89, जबकि इस साल ये थोड़ा सा कम हुआ है 27.71। लेकिन वो कम हुआ कितने, थोड़े पॉइंट से भी हुआ हो या ज्यादा पॉइंट से भी हुआ हो, कम हुआ का मतलब है कि कंपनी को मिलेंगे यहाँ पर 0 पॉइंट। तो हमने देखा इसमें कंपनी को 0 पॉइंट मिला है और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ये इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं। अब हमारे पास अंतिम क्राइटेरिया है, और इस क्राइटेरिया में हमें ये चेक करना है कि एसेट टर्नओवर रेशियो पिछले साल से ज्यादा रहा है या कम हुआ है। यदि ज्यादा होगा तो हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, और हमने ये देखा कि लास्ट ईयर इसका जो एसेट टर्नओवर रेशियो था वो था 45.22, जबकि ये इस साल कम हो गया है और 44.08% हो गया है। तो यहाँ पर
हम कंपनी को फिर से 0 पॉइंट देंगे और हम कहेंगे कि कंपनी ने अपने इस परफॉर्मेंस में उस एसेट टर्नओवर रेशियो को इम्प्रूव नहीं किया है, मतलब उनके एसेट्स बड़े हैं लेकिन उनका जो रेवेन्यू है वो नहीं बढ़ा है। तो यहाँ पर भी हम कंपनी को 0 पॉइंट देंगे। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलते हैं 0 पॉइंट और तीसरे राउंड में कंपनी को मिलते हैं 0 पॉइंट और इसके साथ ही कंपनी का जो स्कोर है वो हो जाता है 5। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा कि बायोकॉन लिमिटेड एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी यहाँ पर निकल के आई है। उसने प्रॉफिटेबिलिटी में 4 में से 4 पॉइंट हासिल किए थे, लेकिन लीवरेज में 3 में से केवल 1 पॉइंट हासिल कर पाई है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में वो 2 में से 0 पॉइंट हासिल कर पाई है। तो हम देखेंगे इसके ग्रे एरियाज। यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो कंपनी के ये ग्रे एरियाज हैं। हम इन ग्रे एरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से ग्रे एरियाज थे जहां पर कंपनी बेटर कर सकती थी। सबसे पहले बात करते हैं लीवरेज की और दूसरी बात करेंगे हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी की। तो हम लेते हैं सबसे पहले लीवरेज को। तो यहाँ पर हमने लीवरेज में एक चीज नोट की है कंपनी की कि इनका करंट रेशियो कम हुआ है और उसकी वजह यह है कि इनकी जो करंट लायबिलिटीज है वो 32% बढ़ी है, जबकि करंट एसेट्स केवल 10% बढ़े हैं। ये मैंने एनालिसिस किया, आप देख सकते हैं इनकी करंट लायबिलिटीज बढ़ी है 32%, 3037 से 4008 32% बढ़ी है, जबकि इनका जो करंट एसेट्स हैं वो 4822 से लगभग 500,000 बढ़ा है, जो कि 5325 करोड़ हुआ है, जो कि लगभग 10% बढ़ा है। तो हम इजीली कह सकते हैं कि कंपनी का जो करंट रेशियो है वो नहीं बढ़ा है और कंपनी अपनी लिक्विडिटी नहीं बढ़ा पाई है। करंट लायबिलिटीज ज्यादा बढ़ी हैं इन कंपैरिजन टू करंट एसेट्स। इसके अलावा और देखते हैं क्या रहा है। इन्होंने शेयर डाइल्यूशन भी किया है, मैंने आपको बताया था। इन्होंने अपनी सब्सिडी के लिए इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हैं। यदि ऐसा नहीं करती तो शायद कंपनी को 1 पॉइंट और मिलता। तो ये था लीवरेज और लिक्विडिटी वाला पॉइंट। और इसके बाद में हम चेक करेंगे ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कहाँ कंपनी बेहतर कर सकती थी और उसने नहीं किया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन था वो कम हुआ है और इनका जो सेल्स इंक्रीज हुई है वो 15% इंक्रीज हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा। और वहां पर उसके अगेंस्ट में जो इनके एक्सपेंसेस हैं वो 20% इंक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पर इनका सेल्स तो इन्होंने बढ़ाई है, जैसा कि आप देख सकते हैं 5514 से 6367 इन्होंने अपनी सेल कर ली है, लेकिन वही एक्सपेंडिचर आप देखेंगे वो इन्होंने काफी ज्यादा बढ़ा लिए हैं, 4373 से 5248 करोड़ इन्होंने कर लिए हैं। तो यहाँ पर इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हुआ है। और दूसरा है इनका एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनकी सेल बढ़ी है 15% से, लेकिन इनके जो एसेट्स हैं वो 18% से बढ़ गए हैं। ये आप देख सकते हैं इनके एसेट्स 12,192 करोड़ से बढ़कर के 14,443 करोड़ हो गए हैं, जबकि इनकी जो सेल है वो उतनी नहीं बढ़ी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंपनी ने एसेट टर्नओवर रेशियो भी अपना इंप्रूव नहीं कर पाया है और अपनी रेवेन्यू उस हिसाब से नहीं बढ़ा पाए हैं जिस हिसाब से इनके एसेट्स बढ़े हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।